वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 21 रमजानुल मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 12 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का ये वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। क्या हालात हैं जी? वेडनेसडे मॉर्निंग इज हेयर, सो वी आर एट द मिड वीक पॉइंट। और आज जी बिल्कुल, आज शहर में जो एक चीज़ थोड़ी सी मुनफरिद ओल्ड सिटी एरिया में, जैसे ही आप घुसेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज कंटेनर्स लगाए हुए हैं, सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है। बिकॉज आप जानते हैं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यौम शहादत की वजह से जो जुलूस निकलते हैं, उसके जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए इन पूरे एरिया को जनरली कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आज शहर के बहुत सारे इलाके, बल्कि मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ जो है वो इस दिन की मुनासबत से जुलूस निकल रहे होंगे, वहाँ पे आज ज़ाहिर है जो आपके नॉर्मल ट्रैफिक के रूट्स हैं वो बंद होंगे। तो इसलिए शुरू से ही बता रहा हूँ मैं आपको, अभी से बता रहा हूँ मैं, प्लान करके चलिएगा, ठीक है जी। वी ऑल नो अबाउट द ट्रेडिशनल रूट्स। वैसे खैर अब तो बहुत सारे नए जुलूस भी निकलने शुरू हो गए जो कि ट्रेडिशनल जुलूस के रूट से काफ़ी दूर दूर भी हैं, बिकॉज शायद शहर इतने फैल गए हैं या क्या वजह है। सो मैनेज करें भाई, आज का दिन है ये। और मेरे ख्याल से आज तो यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो भी कराची में बंद हैं। मुझे नहीं पता कि तमाम स्कूल्स बंद हैं कराची में या कुछ मखसूस स्कूल्स बंद हैं, लेकिन हाँ वाकई अब मैं नोट कर रहा हूँ तो सन्नाटा था आज अपार्टमेंट में भी, और सड़कों पे भी कोई ऐसी ख़ास आज मुझे रौनक नज़र नहीं आ रही है जो स्कूल वैन्स की रौनक होती है। बहरहाल जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। और अभी मैं आप लोगों के ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, और ऐसा करते हैं कि अभी हम बढ़ जाते हैं। अच्छा, ट्वीट्स भी कम है मेरे ख्याल से, स्कूल की छुट्टी हाँ बिल्कुल कंफर्म हो गई अब तो, मुझे लगता है स्कूल की छुट्टी। सो ऐसा करते हैं कि अभी आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और क्योंकि 7:15 हो चुके हैं, और ब्रेक से वापस आके अपने प्रोग्राम को हम करेंगे कंटिन्यू। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो में अदील की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया। 7:17 जो हैं वो हो चुके हैं, और आज का पहला जो है ट्वीट कौन सा हम शामिल करें? क्यू अली साहब कहते हैं मोर डिस्कशन रिक्वायर ऑन बैड इकोनॉमी बट पीडीएम गवर्नमेंट इज सक्सेसफुली डाइवर्टिंग मीडिया फ्रॉम दिस पॉइंट। व्हाट डू यू से? या आई थिंक पीडीएम गवर्नमेंट, एक तो ज़ाहिर है कुछ मामलात ऐसे हैं कि बिल्कुल सक्सेसफुली डाइवर्ट वो कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान का जो मीडिया है दैट जनरली प्रो पीडीएम, इस बात का हमें अंदाज़ा है। 2-3 चैनल्स के अलावा आपको पता है प्रो पीडीएम होने की वजह जो है वो एक्चुअली दिल से तो प्रो पीडीएम नहीं है। इन एक 2-3 चैनल हैं जो दिल से प्रो पीडीएम है, बाकियों की मजबूरी है। वो ना अगर ये लाइन टो करेंगे तो फिर आपको पता है कि इस पे क्या रहेंगे मामला, बिकॉज पैमरा बहुत सख्त हो चुका है। अभी हाल ही में आप जानते हैं कि पैमरा ने जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक पाकिस्तान में होने वाली कोई भी नेगेटिव या कोई भी मनफी चीज़ है उसके हवाले से कोई भी बात जो है वो नहीं की जा सकती, या कोई फुटेज नहीं दिखाई जा सकती, और उस पर लाइव डिस्कशन नहीं किया जा सकता या लाइव अपडेट नहीं ली जा सकती। मसलन कोयटा में अभी 2 दिन पहले एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 4 अफराद उसमें जो है वो जाँ बहक हुए। आपने मीडिया पे ज़्यादा उसकी खबर नहीं सुनी, बिकॉज जिन चैनल्स ने इस हवाले से लाइव ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई और उसके हवाले से जो वो लाइव फुटेज वगैरह या फुटेज वगैरह दिखा रहे थे, उन सबको पैमरा की जानिब से नोटिस चला गया है, और उनसे बेसिकली एक शो कॉज नोटिस उन सबको जो है वो गया है। इतने सख्त पैमरा जो है वो अक्सर हो जाता है कि कल जियो टीवी के शाहजेब खानज़ादा भी जो हैं वो गुस्से में आ गए थे कि यार ये क्या मजाक लगाया हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल की सख्तियां जो है वो इस वक्त ये चल रही होंगी। तो बहरहाल जी ये है सिलसिला, और बिल्कुल जी इकोनॉमी का बिल्कुल जैसे कहते हैं तिया पाँचा करके इन्होंने रख के दिया है बिल्कुल। आप कल तो IMF ने भी पाकिस्तान के बारे में बोल दिया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 0.5% से जो है वो बढ़ रही होगी। बदतरीन पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त इकोनॉमिक कारकर्दगी है, जबकि अभी ना कोई कोविड चल रहा है। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो भी अब अपनी पीक से तकरीबन 50% नीचे आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट हैज़ बीन बैड, वेरी बैड। आगे बढ़ते हैं जी। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं द ऑस्ट्रेलेशिया बैंक इज़ द फर्स्ट मुस्लिम बैंक established on territory that later on became Pakistan. It was established on 3rd of December 1942. Finally, it merged into Allied Bank Limited when Bhutto nationalized private-owned banks.
ऑस्ट्रेलेशिया बैंक लिमिटेड ABL, अच्छा मुझे वाकई नहीं पता था कि इसके ओरिजिन्स जो हैं वो ये हैं, क्या बात है, ऑस्ट्रेलेशिया। तहसीन अमजद साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं सब लिसनर्स को, येस्टरडे यू वर लुकिंग स्टनिंग इन ब्लैक कुर्ता। वाह ज़बरदस्त, आपने 2 कंपनियों के नाम भी मुझे लिख के दे दिए। नहीं, इत्तेफाक से इन दोनों कंपनियों में से कोई किसी का भी मैं जो है वो जो है वो कुर्ता ये वाला नहीं था, ये किसी और कंपनी का था, लेकिन मैं अब उसका नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज वो फिर फ्री एडवर्टीजमेंट हो जाएगी ना। अब देखें, अब फ्री में तो फिर ये चीज़ें नहीं की जाती हैं, आपको पता है आजकल क्या दौर आ गया। लेकिन बहरहाल जी आपका हुस्न नज़र बहुत शुक्रिया। या चलें जी, और क्या सीन है। सबा सारा कहती हैं हेलो सर अदील फ्रॉम इस्लामाबाद, वाई पीपल डोंट लाइक टू लिसन टू द ट्रूथ। लोगों को सच सुनने में जो है तो सच सुनना पसंद क्यों नहीं है। लोगों को सच सुनना इसलिए पसंद नहीं है बिकॉज सच सुनना जो होता है वो शायद किस चीज़ के हवाले से, तो ये नहीं कि आपके अपनी ज़ात के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से, लेकिन शायद मेरे ख्याल से जो इंसान के जहन में प्री कंसीव नोशन होते हैं, यानी अपने उसके ये सच जो है वो करता ये है कि आपके अपने जहन में जो आपने महल बनाए हुए होते हैं, या जो आपने मैं तो महल तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो घरौंदे ज़रूर बनाए हुए होते हैं, वो सच जो है वो ला के उनको बिल्कुल तबाह कर देता है, उनको चूरा चूरा कर देता है, पाश पाश कर देता है, और ये काफ़ी तकलीफ़ दह अमल होता है। तो शायद हो सकता है यही वजह हो कि लोगों को सच सुनने की जो है वो आदत नहीं है। जावेद साहब कहते हैं वाशिंगटन DC फ्यूनरल होम शूटिंग लीव्स 1 डेड 3 वोंडेड। ये लें जी, बिल्कुल आपने, हम कल ही बात कर रहे थे लुईविल केंटाकी के हवाले से, जहाँ पे एक बैंक के एक मुलाजिम ने फायरिंग करके अपने ही कॉलीग्स को जो है वो मार दिया था, 4 कॉलीग्स और उसको मिला, क्योंकि वो खुद मारा गया था तो फिर 5 लोग जो है वो इस वाक़ये में मारे गए थे। और अब वाशिंगटन DC में भी एक फ्यूनरल होम में जो है वो जिसे कहते हैं कि फायरिंग हुई है, जिसमें 1 बंदा मारा गया और 3 ज़ख्मी हुए। तो अमेरिका में तो ये वाकई यानी जैसे कहते हैं रोज़ाना की ही बात है, और वाकई जो बाहर दुनिया बैठी हुई है वो आप अमेरिका क्या सोचते होंगे लोग भी इस हवाले से। खैर जिसको जाना है अमेरिका वो जाएगा अभी भी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात लगती है, कम से कम महज़ब दुनिया में, हम तो खैर महज़ब दुनिया से ताल्लुक़ हमारा नहीं है, लेकिन महज़ब दुनिया वाले ज़रूर ये सोचते होंगे कि यार ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पे लोग मरे जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग मरे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा अमेरिका में इस चीज़ के हवाले से। एवरी डे देयर आर मल्टीपल मैस शूटिंग्स देयर। अच्छा, कल बल्कि हम केंटाकी के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं तो एक कल रिपोर्ट सुन रहा था जिससे मुझे पता ये चला दैट केंटाकी, मैंने आपको बताया था ना कि ये एक सुर्ख स्टेट है, यानी एक रिपब्लिकन पार्टी की स्टेट है, जहाँ पे गन क्राइम्स, जो रिपब्लिकन पार्टी की स्टेट्स होते हैं वहाँ पे गन क्राइम्स, जो गन लॉज होते हैं वो बड़े रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन केंटाकी उन रिलैक्स्ड गन लॉज के स्टैंडर्ड और बेंचमार्क में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है। यानी एनीवन विद द एज 21 एंड अबव, 21 साल से ज़ायद उम्र का कोई भी शख्स किसी भी दुकान में जाके जो है वो असलहा ख़रीद सकता है, असॉल्ट वेपन ख़रीद सकता है, यानी ऐसा वेपन कि जिससे किसी की ज़िंदगी या जान को जो है वो ख़तरा हो सकता हो, और उसको ना कोई अपना बैकग्राउंड चेक देना पड़ता है, ना उसका कोई साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से कोई उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है। यू कैन जस्ट वॉक इन टू जस्ट लाइक अ ग्रोसरी स्टोर, आप जाते हैं और जाके आप बिस्किट का पैक जाके ख़रीद के ले आते हैं। तो केंटाकी में यू कैन डू द सेम एज लॉन्ग एज यू आर एज ऑफ 21 एंड अबव। सो जस्ट इमेजिन हाउ बैड थिंग्स आर। आगे बढ़ते हैं जी। मुनीब मकबूल साहब कहते हैं स्टेट बैंक हज इशूज अ ₹10 नोट द सेम डिज़ाइन एज 10 एग्जिस्टिंग रुपी नोट एंड प्रिंटेड बाय थॉमस डुलारू एंड कंपनी, printed on the front English for pilgrims from Pakistan for use in Saudi Arabia। वाह क्या बात है, यानी ज़बरदस्त जी, for use in Saudi Arabia only, यानी पाकिस्तानी करेंसी एक ज़माने में सऊदी अरेबिया में एक्सेप्ट होती थी। काफ़ी पुरानी बात है बिकॉज इसमें बांग्ला भी जो है वो लिखी हुई है। सो ज़बरदस्त, क्या बात है यार। आगे बढ़ते हैं। मुनव्वर अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। पीर ज़हीर साहब सब लिसनर्स को सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम पीर साहब, कैसे मिजाज है। इसके अलावा शारिक इतवाई साहब कहते हैं, अच्छा आपने ये खबर शेयर की है जो कि या काफ़ी पॉपुलर हुई थी रिसेंटली, कि चैट GPT कैन राइट सरमन्स, यानी आपके जो खुतबे दिए जाते हैं मिंबर पे बैठ के, कोई सा भी मज़हब हो, वो आपका चैट GPT आप सर्वे, ये काफ़ी सारे लोगों ने ये किया है। ये अगर आपने मेरे ख्याल से देखा भी हो कि लोगों ने लिखा कि जी हमें जुमे का खुतबा जो है वो आप बना के दे दें, या मेरा ये टॉपिक है तकवा है, उस पर मुझे चैट GPT एक सरमन बना के दे दो। चैट GPT आपको जो है वो पूरा का पूरा सरमन बना के दे देगा।
रिलीजियस लीडर्स डोंट नो हाउ टू फील अबाउट इट। ये बेसिकली जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है। अच्छा जी, किदवाई साहब कहते हैं कैन वी हैव सुन्नी शिया देवबंदी बरेलवी चैट जीपीटी मॉडल्स वी कैन रिप्लेस फ्राइडे सर्मन्स। एआई मॉडल्स में भी फड्डे शुरू हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको हराम करार दिया जाएगा, एक फतवा आ जाएगा जिसमें कहा जाएगा कि जी चैट जीपीटी के थ्रू कोई भी जो बनाया जाएगा खुतबा वो दरअसल हराम होगा। सो सबसे पहले तो ये काम होगा। और दूसरा देखिए हमारे असल में जो एक बहुत बड़ा इशू है शारिक साहब वो ये है कि लोगों को जुमे के खुतबे की जो एक्चुअल असास है उसकी जो पीछे लॉजिक है, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, हम वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये बेसिकली एक मौका होता है जब रियासत लोगों से डायरेक्ट हम कलाम होती है, ठीक है जी। तो ये जो जुमे का खुतबा आना चाहिए दरअसल रियासत की जानिब से ही जो है वो आना चाहिए। हमने ये किया है क्योंकि हमने मिंबर के ऊपर और मस्जिद के ऊपर से सरकार का जो कंट्रोल है उसको ख़त्म कर दिया है। तो फिर ज़ाहिर है वो मौलवी साहब का जो भी दिल चाहता है वो इस हवाले से खुतबा दे देते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो खुताबात होते हैं और उनमें किस लेवल की बातें हो रही होती हैं और क्या हो रहा होता है। अब क्या मैं इस हवाले से बात करूँ, हर चीज़ कहना चाहिए उसमें मायूसी नज़र आती है। लेकिन चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है। खालिद खिलजी साहब कहते हैं बादिल भाई टुडे इज़ माई बर्थडे एंड मी एंड माई फाइनेंस हैव डिसाइडेड दैट वी बोथ विल सेलिब्रेट आवर बर्थडे ऑन द सेम डे। वाह, यानी नहीं क्या मतलब, मैं समझा नहीं। लाइक आपकी परसों बर्थडे थी, गालिबन आपकी फियांसे की थी, कल आज आपकी अपनी है। ज़बरदस्त, हैप्पी बर्थडे पहले तो खालिद खिलजी साहब, आपको सालगिरह बहुत मुबारकबाद। तो you have decided both of you will celebrate on the same day. तो what is going to be that same day? यानी आप एवरेज निकालने वाले हैं कि 10 और 12 का जो मीडियन है दैट इज 11th ऑफ अप्रैल। तो आप दोनों अपनी 11th ऑफ अप्रैल को बर्थडे, कहते आइडिया बुरा नहीं है। अगर यही आइडिया आपके ध्यान में तो फिर वेल डन, इतने करीब हैं बर्थडेज तो आप एवरेज उसका निकाल सकते हैं। सो बहरहाल हैप्पी बर्थडे टू यू माय फ्रेंड एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। खुश रहें। Okay, Atar Rahman साहब कहते हैं both husband and wife are now part of ARY News. I personally believe both have balanced approach as compared to many other having strong affiliation to either side. हाँ, ये सुनने में ये आया है कि मेहर बुखारी जो हैं वो, मैं सुनने में क्या आया, कंफर्म हो गया, मेहर बुखारी जो हैं वो अब शो किया करेंगी ARY पर। ये वो स्लॉट है जो कि मरहूम अरशद शरीफ साहब के पास था पहले, और अभी थोड़े दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि जी वो सेट जो है वो डिसमेंटल किया जा रहा है। और उस प्रोग्राम को, जिस तरह आपको पता है ना कि अमेरिकन स्पोर्ट्स में अक्सर जर्सीज को रिटायर कर दिया जाता है, यानी वो कोई बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर कोई मखसूस जर्सी पहनता रहा तो फिर उसके बाद आप कोई उस जैसे अभी कोबे ब्रायंट का मेरे ख्याल से यही हुआ था, एलए लेकर्स ने उसकी जर्सी रिटायर कर दी थी, यानी कोई और प्लेयर अब ये जर्सी नंबर नहीं पहन सकता, ये हमने रिटायर। तो उन्होंने जी उस सेट को रिटायर कर दिया और उन्होंने कहा जी अब कोई भी जो है ना, वो पावर प्ले गालबन उनके प्रोग्राम का नाम था, क्या था, अब उस प्रोग्राम से कोई जो आएगा नया प्रोग्राम आएगा। तो मेहर जो है बिल्कुल, यानी 8 बजे हस्बैंड बैठे हुए होंगे, 10 बजे जो है मेहर होंगी। एंड देन ऑफ कोर्स ARY राइट नाउ इन पाकिस्तान इज़ परहैप्स दी हाईएस्ट रेटेड चैनल। सबसे ज़्यादा जो रेटिंग्स मिलती हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर वो डिजिटल हो या फिर आपका नॉर्मल हो। तो मेहर के लिए तो ये बहुत बड़ा ब्रेक है, इसमें खैर कोई शक नहीं है। बट थिंक अबाउट हम न्यूज़ यार, बिकॉज हम न्यूज़ में अब से कुछ दिनों पहले मोहम्मद मालिक जो हैं वो छोड़ के गए थे, और फिर अब उसके बाद मेहर बुखारी भी छोड़ के चली गई हैं, अताउर रहमान साहब, उनके साथ तो ये बुरा हो गया। ओके जी, अब ये मैं ब्रेक की, अच्छा खैर चला, मेरे पास कोई कलाम चलाने का टाइम नहीं है, मैं ब्रेक के बाद चलाऊंगा, लेकिन फिलहाल साकिब का मैसेज शामिल कर लेते हैं। टुडे इन 1961 रशियन कॉस्मोनॉट Yuri Gagarin became the first human in outer space. In 1981, NASA launched the first space shuttle named Columbia on the same day. Very interesting. उन्होंने शायद इसको मैच करने के लिए किया था। यूरी गागरिन ने को जब भेजा था रशिया ने, आपको पता है इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक स्पेस वॉर जो है, एक स्पेस कोल्ड वॉर चल रही थी, और उसमें काफ़ी बड़ी ये उनके लिए कामयाबी थी। रूस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी, पहले इंसान को जो है वो खला में भेजकर, और यूरी गागरिन का नाम जो है वो ज़ाहिर है रहते दुनिया तक अमर हो गया कि ये पहला बंदा था जो कि गया था। और ही वाज अ रशियन पायलट ऑफ कोर्स, और इसका सोवियत नॉट रशियन, मेरे ख्याल से सोवियत पायलट कहना चाहिए। बट द वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग यू गाइज वुड नो दैट ही डाइड प्रीटी यंग, काफ़ी कम एज में, यानी अपने स्पेस में पहुंचने के 7 साल बाद ही, आई थिंक एट द एज 34 यूरी गागरिन जो है ही पास्ड अवे। एंड हाउ आयरॉनिक, बिकॉज ही वाज एन एयरफोर्स पायलट एंड ही डाइड in a aircraft crash. Yeah,
दैट इज सो सैड। ऑलराइट, चलें जी, बहरहाल चलें जी, ग्रेट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता जो है वो डॉक्टर जीशान बेग ने भी शेयर किया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इन 12 मार्च 1981 नासा लॉन्च द फर्स्ट स्पेस शटल Columbia, which was designated to orbit Earth, transport people and cargo to and from orbiting space. अच्छा, आपने अमेरिकन वर्जन इसका दिया है, so there is a Russian version of that as well, and that is the Yuri Gagarin part, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया है। खालिद अनवर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैजान वड़ाई साहब कहते हैं कमिंग टू कराची फॉर अ शादी आफ्टर 15 years, वाइफ कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ईद वीकेंड, टॉप 5 स्पॉट्स टू सी, डे टाइम ओनली, रात को शादी है। एंड इज इट ट्रू दैट कराची में शादी स्टार्ट्स एट 10 PM? अरे आप लकी हैं अगर 10 PM पे कराची, तो प्लीज़ डू नॉट कम विद दैट माइंडसेट कि कराची में जल्दी शादियां स्टार्ट होंगी। पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट थोड़ा सा एक कराची में ट्रैवल का प्रोटोकॉल है, बराए मेहरबानी अपने साथ वॉलेट में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर ट्रैवल ना कीजिए, पैसे कम से कम रखिए, जब ज़रूरत हो उसी वक्त कहेंगे करीब ATM से पैसे निकालिए, और कोशिश करें कि आप ATM वगैरह कोई अगर कोई बिजी जगह है तो वहाँ से आप लें। मोबाइल अगर आप अपने साथ कोई अल्टरनेट मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं वो करें। खुदा ना खास्ता कोई चीना झपटी हो तो प्लीज़ रेजिस्ट मत कीजिएगा, जस्ट हैंड इट ओवर टू देम। यस, आई नो आई एम सेइंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स, नाउ कमिंग टू द पॉजिटिव थिंग्स। यार मसला बताइए क्या है फैजान भाई, आप लोग आ रहे हैं, आप और भाभी आ रही हैं, बहुत ही ये कराची का ना अगर कोई मुझसे पूछे ना विच इज़ द वर्स्ट टाइम टू कम टू कराची, आई विल से अप्रैल में मत आना है यार, बहुत बुरा टाइम होता है ये, बिकॉज अभी तक तो पहला हफ्ता अच्छा गुजर गया, लेकिन उसके बाद से ज़रा थोड़ा सा मौसम ना अब ख़ास तौर से आने वाले दिनों में कुछ मुश्किल होने वाला है। तो मुझे नहीं पता आपकी रिहाइश कहाँ पर होने वाली है, लेकिन दोपहर में बिल्कुल आप सी व्यू पे जाके वॉक कर सकते हैं, कोई भी समंदर, साहिल समंदर अपनी पसंद का चूज़ कीजिए और वहाँ पर जाइए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आइए ज़रूर। अगर थोड़ा दूर जा सकते हैं तो फिर हॉक्स पे, सैंड्स पर चले जाएं, लेकिन ईद वीकेंड पे वहाँ पे रश बहुत होने वाला है, तो अगर आप रमज़ान में ही ये जगहें निपटा सकते हैं तो निपटा लें, क्योंकि ईद पे वाकई बहुत रश होगा। और मैं तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि साहिल समंदर पर आप ईद के करीब भी आसपास कहीं पड़, बिकॉज सिचुएशन इज़ प्रीटी बैड। ऑलराइट, उसके अलावा क्या किया जा सकता है? उसके अलावा दोपहर में क्या है, दोपहर में इतनी एक्टिविटीज़ है नहीं वैसे यहाँ पे यार। आप शाम में जो है वो पोर्ट ग्रैंड जा सकते हैं, शाम की चाय वगैरह पीने, उसके साथ कुछ स्नैक्स का सिलसिला, क्योंकि शादी तो 10 बजे होनी है, ताकि बाद टाइम बहुत ज़्यादा है, मगरिब अभी भी 6:45-7 बजे तक हो जाती है, तो वो सूरज डूबते हुए, अभी हाल ही में हमारे दोस्त आसिफ मंसूर साहब ने तस्वीर शेयर की थी, तो सनसेट को एंजॉय कीजिए आप पोर्ट ग्रैंड में जाके, दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग। कोई रात फ्री हो तो उसका भी बताइए, आपको कुछ हम बता देते हैं सिलसिला, वरना कुछ मॉल शॉल्स हैं वो जाके देख लें, शॉपिंग कर लें, एक दो अच्छे मॉल्स हैं यहाँ पे, बड़ा मॉल है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल, लकी वन, जाइए वहाँ पे एंड जस्ट गो देयर। ऑलराइट, चलें जी, अभी आपको हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। अली ज़फर की आवाज़ आपने सुनी और अल्लाह अकबर, दिस वाज ऑफ कोर्स, आपको पता है कि ये तो ओरिजिनल जो ये गाना बनाया गया था, ये तो 1974 इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, और उसका ये ऑफिशियल ट्रैक था। और अगर मैं गलती पर ना, मेहदी ज़हीर जो है वो उसके ओरिजिनल सिंगर थे, और वैसे वो भी बड़ा कमाल, उसका ओरिजिनल भी चलाते हैं किसी दिन, बिकॉज उसके ओरिजिनल में भी जो है ना वो बड़ा जोश और जज्बा है, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा जोश और जज्बे से गाया गया था कंपेयर टू दिस जो इसको रिप्राइज़ किया था अली ज़फ़र ने। आप जानते हैं पाकिस्तान में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि चंद अरसे पहले इमरान खान साहब के जाने से थोड़े दिनों पहले ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गालबन, उसमें ये सिलसिला हुआ था। सो बहरहाल, और क्या सीन है, हसन शेख आज का डेली टोटका शेयर करते हैं। लेमन जूस विद पिंच ऑफ सॉल्ट, वार्म एवरी मॉर्निंग, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ब्रिंग्स डाउन योर वेट। यानी आप नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़िए, कितने लीमू ये बताया नहीं हमने, हसन ने हमें, और उसमें थोड़ी सी आप नमक डाल लें और उसको पी लें, और उससे क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और आपका वज़न जो है वो भी कम होगा। दैट इज़ वेरी गुड। एंड देन मुइन, इमामा मुइन कहती हैं, गुड मॉर्निंग अदील भाई, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड टीचिंग इन प्राइवेट स्कूल. I was a silent listener since last few years, but now an active listener. Today kids are not well, so no school today. अल्लाह खैर करे जी, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला बच्चों को जो है वो सेहत दे। भाई आज सिंध में आम तातील है, तमाम सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये आम तातील सिर्फ सिंध में ही है, ये जो यौम अली के हवाले से जो छुट्टियां दी जाती हैं, ये क्या सिर्फ सिंध में ही है या बाकी सूबे जो हैं वहाँ पे भी तातील जो है वो अनाउंस की गई है? सो चलें जी, और क्या सीन है जनाब? ऐसे मंसूर साहब कहते हैं, थैंक यू सो मच, लिटिल विंग्स कैन फ्लाई, लिटिल विंग्स कांट फ्लाई, ओके,
My modern expression is portrayed on canvas for your sweet listeners and viewers. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. आप रोज़ाना एक तस्वीर अपनी बनाई हुई शेयर करते हैं सर, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा कहते हैं कि आतिफ रफ़ी कहते हैं हसन इलियास साहब फादर पास्ट अवे येस्टरडे. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. अच्छा जी, आपने एक खबर शेयर की. उनके वालिद साहब भी बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बल्कि उनके पूरे ख़ानदान में बहुत बड़े बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, और अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी, आमीन. अभी कुछ कल ही शायद प्रोग्राम में ज़िक्र हो रहा था. हसन इलियास साहब जो हैं वो जावेद अहमद ग़ामदी साहब के दामाद हैं, बल्कि कहना ये चाहिए कि इस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो उनका मिशन है उसको आगे ले जाने वाली जो शख्सियत हैं वो यही हैं. अच्छा जी, हसन शेख, आपने जो ये बेसिकली बात की है ट्रांसमिशन के हवाले से, ये मैंने अपनी टीम तक जो है ये पहुंचा दी है, और अल्लाह करे इस पर कुछ काम जो है वो हो जाए. अच्छा जी, जजील अहमद साहब कहते हैं वाह आदि 1974 इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की याद दिला दी. हम ताबा अब सही तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी हैं. बहुत खूबसूरत ज़माना था, 7 साल का था मैं जब इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस हुई थी. ओह अच्छा, 7 साल के, 1967 की पैदाइश. फ़िज़ा फ़याज़ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, इट्स माई 23rd बर्थडे टुडे, कैन यू प्लीज़ विश मी इन सिंधी. माई मम सेज यू हैव द बेस्ट सिंधी एक्सेंट. यार ये आपकी अम्मियों किसने कहा? मुझे मैं सिंधी का एक्सेंट, अब सिंधी में हैप्पी बर्थडे कैसे, अब मुझे सिंधी में हैप्पी बर्थडे आती तो नहीं है यार. अब मैं कुछ बोल दूंगा वो सिंधी दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए रहने दें यार. तो मैं आपको उर्दू में विश कर देता हूँ. मैंने सुना है कि मेरा उर्दू एक्सेंट भी काफ़ी अच्छा है. सो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद फ़िज़ा, और खुश रहिए. आप मुझे लिख के दे दें, सिंधी में लिख के दे दें मुझे कि सिंधी में अगर हैप्पी बर्थडे विश की जाती है तो किस तरह की जाती है, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा. ठीक है जी, ओके. कलीम जाफरी साहब कहते हैं फ्रॉम बैंक, बहुत शुक्रिया सर, बैंक अल हबीब लिमिटेड. और अस्सलाम वालेकुम. वेट इंक्रीज का टोटका मोहम्मद वारसी. ये देखें दुनिया उल्टी जा रही है सर. वेट इंक्रीज का टोटका ये है कि बस खाना खाएं. वैसे मैंने सुना ये है कि कुछ हकीम साहब वगैरह कुछ दवाएं देते हैं वेट इंक्रीज़ करने के बारे से. कराची में सदर में आप घूम रहे हो तो बहुत सारे हकीम साहब जो हैं वो दवाएं दे रहे होते हैं. उसमें लिखा हुआ होता है दीवार पे ना, वज़न में इजाफा यकीनी. मैंने कहा यार अजीब, इन लोगों की भी ज़िंदगी का अलग चैलेंज होगा ना. जैसे अभी हमारे दोस्त जुल्फ़ी ताहिर साहब का ट्वीट आया हुआ है सामने, कहते हैं नो ऑफ इन पिंडी, ऑल स्कूल्स ओपन. ये जब मैंने सदर में ये पोस्टर देखा था तो मेरे जहन में जुल्फ़ी आए थे एक्चुअली. मैंने कहा यार दवाई लेके मैं उनको भेज देता हूँ, क्या वो अपना वज़न इंक्रीज़ करना चाहते हैं. सवाल ये भी पैदा होता है बिकॉज बाज़ लोग होते हैं जिनका बहुत दुबले पतले और कमज़ोर से होते हैं और वो चाहते हैं अपना वज़न इंक्रीज़ करें. यानी कुछ उल्टी गंगा बह रही है वहाँ पे है. अल्लाह ताला ने एक कॉन्ट्रास्ट बनाया हुआ है दुनिया में. सो सर कोई दवाई वगैरह ट्राई करें इसके लिए मेरे ख्याल से, वरना तो फिर वेट इंक्रीज़ करने का टोटका और क्या है, खाना खाएं सर, खाना खाएं. और क्या कह सकता हूँ मैं समझा मार्शल लॉ लग गया इसलिए तराना चल उबैदुल्ला जान अहमद ज़ई. वैसे अगर मार्शल में ये तराना लगता तो कम से कम अली ज़फ़र साहब की आवाज़ में नहीं लगता, बिकॉज आपको पता है कि अली ज़फ़र साहब जो है ना वो काफ़ी आउटराइटली किस तरफ हैं, उनका झुकाव किस तरफ है, आपको ये बात शायद पता होगी. लेकिन बहरहाल चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी ये सीन है कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे उस ब्रेक के बाद. आगे चल के प्रोग्राम में हम थोड़ा जब इंटरनेशनल खबरों के हवाले से बात करेंगे तो हम बात करेंगे दिस मैसिव जिसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट लीक्स हुआ है अमेरिका का एक बार फिर से. एक तो बिल्कुल हर थोड़े सालों के बाद एक बहुत ही बड़ा अमेरिका में लीक हो जाता है डॉक्यूमेंट का, और इस बार इस वक्त जो हॉटेस्ट टॉपिक दुनिया में है यूक्रेन, उसके हवाले से कोई तकरीबन 100 के करीब पेजेस पर मबनी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीक हुई हैं. उस पर ज़रा बात करेंगे. व्हाट आर द मेजर टेक्स फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स. आगे चल के विल डेफिनेटली टॉक अबाउट दैट. ऑलराइट, अभी लेकिन आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was इकबाल साकी नामा, जुनून की आवाज़ आपने सुनी. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. अशफाक इंजोआ साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, आर यू नॉट हैविंग एनी फिजिकल एक्टिविटी इन रमज़ान, हैवंट सीन योर स्टैट्स ऑन पेसर एंड एनआरसी. भाई देखिए मैं ये काफ़ी दफ़ा अशफाक साहब इसका ऐलान कर चुका हूँ कि मैं इस बार मैं रमज़ान में जनरली अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को जो है ना बिल्कुल बालाए ताक रख देता हूँ, बिल्कुल अपने आप को उससे कतई ताल्लुक़ कर लेता हूँ. थोड़ी बहुत, जैसे कल का दिन था मेरा, कल बहुत बिजी दिन था और शायद मैंने कोई 5-6 हज़ार स्टेप्स जो हैं कल चलें, जो कि आई थिंक शायद इस रमज़ान में मेरी सबसे अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस होगी. बिकॉज मैं कोई इस बारे में ना टेंशन ले रहा हूँ ना कोई चिंता है मुझे इस चीज़ की. खाना वाना मैंने बहुत एहतियात से मैं खा रहा हूँ, तो इतना मुझे परेशानी नहीं है कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा.
बिकॉज इस साल ज़रा रमज़ान में वाकई बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जो खाने के कम अज़ कम मेरे गोल्स थे ना, वो काफ़ी हद तक मैं उसको पूरा कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली एक इफ्तारी गया हुआ था मैं, वहाँ पे मैंने जब पकौड़ा खाया तो मैंने वहाँ जब ऐलान किया कि ये मेरा इस महीने का पहला पकौड़ा है, तो हाँ ये कैसे, I mean, how can you have Ramzan without pakora? I mean, I don't know, but I just decided not to have it this time. So, बस I did not have it. So, good. Well done. तो सर बस मेरी फिजिकल एक्टिविटी यही है जो अभी चल रही है। बट इंशाल्लाह ईद जैसी ख़त्म होगी, ईद के 2-3 दिन बाद जब मेरा पाक खुलेगा, आहिस्ता आहिस्ता एक हफ्ते में आई ट्राई टू कैच अप ऑन माई 5K। पहले दिन जाके 5K नहीं गया था, आहिस्ता आहिस्ता ज़रा स्टेमिना बनना पड़ता है इसमें। सो बट आई एम फाइन, आई एम ठंड इस हवाले से सर बिल्कुल। अच्छा जी, उमर साहब कहते हैं योर साइलेंट लिस्नर सिंस 2009, योर शो इज़ नाउ पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन, met you at our next door neighbors walima at Sadabahar and got to know about your singing skills through your server Chachu, one of the sweetest man in our society। क्या बात है, क्यों नहीं होंगे स्वीटेस्ट मैन इन योर सोसाइटी, आखिर चाचू किसके हैं, वाह। नहीं बाकी सर्वर चाचू इज़ वेरी जेनरस इन प्रेजिंग मी ऑलवेज, और उनका मैं हमेशा कहूँगा उसने जन बहुत ज़्यादा होता है। सो एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय कि मेरे जो बुजुर्ग हैं वो इतना हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं हर चीज़ के हवाले से। बट येस आई रिमेंबर उमर मीटिंग यू एंड अच्छा लगा जी आप लोगों से मिलकर। जहाँ कभी किसी अपने लिसनर्स के साथ किसी गैर मुतवक्के जगह पर जो है मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जीशान आबदी कहते हैं सिग्नल इशू फ्रॉम द पास्ट मैनी डेज फ्रॉम सपूरा चौक टिल ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी रोड कराची। यार ऑनलाइन आ जाए, यार ऑनलाइन आ जाओ प्लीज़, ऑनलाइन आ जाएँ, शो सुन लें, वेब ऐप किसी एप्लीकेशन पे सुन लें जी। इमरान कुरैशी साहब इस्तांबुल से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मरहबा मरहबा खैरदेश। चले जी जुल्फी कहते हैं भेज दो भाई, सब ट्राई कर लिया, नहीं होता वेट इंक्रीज। ज़बरदस्त। चलें इस पर बात करते हैं क्योंकि मुझे आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालनी है। भाई तौहीन अदालत पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर नाअहल करार दिए इन्होंने। यार ये बड़ा अजीब गरीब केस हुआ है। शुरू में तो मैंने कहा भाई छा गई आज़ाद कश्मीर की अदालत, बिकॉज ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है इनकी अपनी भी रेपुटेशन आपको पता है ज़रा कोई इतनी खास तनवीर इलियास साहब की है नहीं, लेकिन फिर भी जो हुआ सीन वो ये हुआ कि उन्होंने जो जिस बात पे उनको तौहीन अदालत लगाई गई है वो तो बड़ी आम सी बातें, यानी उससे तो कई गुना खौफनाक बातें पाकिस्तान के सियासतदान दोनों तरफ के मुल्क की अदलिया के हवाले से कर रहे होते हैं। गैर मशरूत माफ़ी भी उन्होंने मांगी, वो भी कबूल नहीं की गई, और वो सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर से रुजू उन्होंने किया और 2 हफ्ते के लिए समाधि मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान के कुछ एक बड़े जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने फिर कुछ अर्से पहले ये भविष्यवाणी दे दी थी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से पीटीआई की गवर्नमेंट को फारिग करने का प्लान बनाया गया है। और आप देख लें तरीक़ाकार क्या प्रेसिडेंट्स पाकिस्तान में जो है चीज़ों की सेट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं जी। ECP blames reluctant government for lack of funding for polls. Watchdog submit sealed one-page report to Supreme Court pursued by judges in pursued एनीवे गलत वर्ड बोल दिया। सोचें अगर ये मैं कोर्ट में बोल दे रहा तो फिर क्या होता मेरे साथ। अच्छा जी, इन्होंने बेसिकली जो आप जानते हैं जी हुआ क्या है, वी ऑल नो हुकूमत ने तो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि कोई लिफ्ट नहीं कराई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। दे प्लान टू टेक इट हेड्स ऑन। कल की 3 बड़ी खबरें थी उसमें ज़ाहिर यही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कम अज़ कम उन्होंने अच्छे बच्चों को होने का सबूत देते हुए उन्होंने थोड़ी सी इज्जत दी है सुप्रीम कोर्ट को, वरना तो आपको पता है आजकल सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल किया जा रहा है हमारे यहाँ। सो उन्होंने जी अपनी रिपोर्ट 1 पेज की रिपोर्ट जमा करा दी है और उसमें लिख दिया होगा उन्होंने जनाब टू द सदर मुदर्रिस करके, ये 2 हैं जी ना। उन्होंने ये पता चला है जी पैसे तो 1 टका नहीं दिया, दूसरा ये कि सिर्फ 25% फोर्सेस प्रोवाइड करने की इन्होंने बात की है। और वो ये जो 25% फोर्सेस प्रोवाइड की गई है करने की, वो 3 लाख मांगे गए थे सिपाही और रेंजर्स एंड ऑल, और सिर्फ 75,000 जो हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। कल की एक और बड़ी खबर जो है वो जस्टिस फाइज ईसा, उन्होंने अपना एक एक्सप्लेनेटरी नोट जो है वो भेजा है अपनी पोजीशन को जो है वो क्लियर करने के लिए, और क्या कहते हैं जी सियासी तकारीर के बाद अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए खिताब किया। अच्छा ये भी सुनने एक पूरा लेटर है जिसमें उन्होंने बताया जी मैं तो इसलिए गया, मैं तो इसलिए गया, मैं तो इसलिए गया। लेकिन आज कल की जो काजी फाइजा के हवाले से जो बड़ी खबर थी, एक तो उनका वो क्लैरिफिकेशन नोट आया। कहते ये हैं कि कल असर मगरिब के दरमियान जो है जिस वक्त आमतौर से सोयम की कुरान ख्वानी होती है उस वक्त चीफ जस्टिस बंदियाल से भी उन्होंने मुलाकात की है, और ज़राए ये कहते हैं कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। चीफ जस्टिस बंदियाल से दस्तूर कन्वेंशन में शिरकत, सुप्रीम कोर्ट के अमूर और फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर भी तबादला ख्याल।
मुशावरत के बाद बयान जारी किया गया, ज़राए का ये कहना है। ऑलराइट, ठीक हो गया जी। IMF ने पाकिस्तान के हवाले से एक तबाहकुन रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की है, जो कि प्रोग्राम में आगे चल के उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। इमरान खान पर बगावत का मुकदमा, इसकी समाअत जो है वो आज होगी। और इसके अलावा राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पार्लियामेंट से रुजू किया है। चलें जी, अभी हम बढ़ रहे हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और मिलेंगे आपसे उसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज दी सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड वॉच द सीन। खेलों के हवाले से हम बात करने वाले हैं, और खेलों के हवाले से लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट। एशिया कप की मेज़बानी के हवाले से एक बयान आया है जी नजम सेठी का। आपको पता है जी, इंडिया पाकिस्तान में आके खेलना नहीं चाहता, न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलना चाहता है, और इस तरह के वी ऑल नो द बैकग्राउंड क्या है। अच्छा, पाकिस्तान ने मेज़बानी का अग्रीमेंट एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। दस्तावेज देखकर लगता है जैसे भारत ही वेन्यू का फैसला करेगा। हमने तरमीम कर दी, हाइब्रिड मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए तब्दीली का खत भेज दिया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। एक बार नया सिस्टम अपनाने पर इत्तेफाक हो जाए, फिर एशिया इवेंट के बाद अगर नताइज मस्बत आए तो यकीनी तौर पर दीगर टूर्नामेंट्स के लिए भी ये बात दोहराई जा सकती है। इंटरेस्टिंग, ओके। और क्या सीन है? और ये सीन है वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान के ज़ाहिर मैचेस पे ये आपको खबर पता चली होगी कि इंडिया ये चाह रहा है कि सिक्योरिटी को पाकिस्तान की टीम की मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को 2 वेन्यूज़ तक ही जो है महदूद रखा जाए। पाकिस्तान ने पता नहीं अब अपनी तरजीह, ये अखबार में लिखा हुआ है कि, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरजीह जो है वो बताई है कोलकाता एंड चेन्नई। पाकिस्तान यहाँ पर जो है वो अपने मैचेस खेलना चाहता है। इससे पहले ये भी खबर सुनने में आई थी कि पाकिस्तान, अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस खेलना चाहता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एशिया कप में, तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में फिर न्यूट्रल वेन्यूज़ पर ही खेलेगा। और उसमें बांग्लादेश भी आया था और कोलंबो का भी जो है वो नाम आया था। लेकिन अभी तक, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्लैरिटी, देयर इज़ टू मेनी थिंग्स इन द एयर राइट नाउ। ज़ाहिर है मेन चीज़ जो है वो इसमें भारत की हटदर्मी है, उनका है मसला, उनके साथ हैं इश्यूज़, बट या देखते हैं सिलसिला है क्या। अच्छा, अगर आपको ये भी याद, 2016 में पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोलकाता में वर्ल्ड कप में जो है वो वहाँ पर एक मैच खेला था, और कहते हैं जी पाकिस्तानी खिलाड़ी कोलकाता के माहौल और इसके अलावा सिक्योरिटी लोगों के रिस्पांस से काफ़ी खुश थे। ये बात याद रहेगी जी, इंडिया में सेंटर में गवर्नमेंट जो भी हो, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और कोलकाता जिस स्टेट में लाई करता है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे इट्स अमंग दो स्टेट्स इन इंडिया जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, एंड थिंग्स आर इन प्रीटी गुड कंट्रोल ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी, अगर आपको याद हो तो उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का जिस तरह इस्तकबाल भी किया था और जिस मोहब्बत के साथ वो जाकर मिली थी, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज वुड हैव रिमेंबर दैट। इसके अलावा ताहम ज़ाहिर है एक जो इसमें इशू होगा वो ये होगा कि अगर पाकिस्तानी शायकीन को भारत जो है वो वीज़े जारी करने का सोचता है, तो ये पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक ज़रा मुश्किल बात हो जाएगी, बिकॉज कोलकाता काफ़ी दूर है एंड चेन्नई और दूर है। आई मीन चेन्नई मेरे ख्याल से शायद जद्दा करीब होगा, चेन्नई के मुकाबले में इतना दूर पड़ जाता है ये। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए मोहाली, पाकिस्तानी टीम के लिए मोहाली जो है वो बेस्ट लोकेशन पोजीशन इसलिए है कि वो लाहौर के काफ़ी करीब पड़ जाता है, और वैसे कराची वालों के लिए जयपुर भी करीब पड़ सकता था, लेकिन क्योंकि वो आपका नगर पार कर खोखरो पार जो है वो बॉर्डर बंद है इसलिए। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है जिस तरह का उनका मूड है और जिस तरह पाकिस्तान की जानिब उनका स्टैंड है और जो ओपिनियन है, वो कहीं पे भी ऐसा सोचेंगे कि कहीं पे पाकिस्तानियों को फैसिलिटेट किया जा सके, पाकिस्तानी तमाशाइयों को फैसिलिटेट जो है वो इस हवाले से किया जा सके। चलें जी, ज़ाहिर अभी एज आई सेड अर्लियर, टू मेनी थिंग्स इन द एयर राइट नाउ। अभी तक काफ़ी चीज़ें हवा में मुअल्लक़ हैं, आने वाले दिनों में कम अज़ कम पहले एशिया कप आना है, हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी एशिया कप के हवाले से हो जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम लाहौर पहुंच गई है और काफ़ी सारे नए चेहरे न्यूजीलैंड के लिए पहली बार खेल रहे होंगे, बिकॉज आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द कीवी प्लेयर्स आर बिजी प्लेइंग इन द IPL, और वहाँ पे ज़ाहिर उनका एक मेजर एक इंसिडेंट भी हुआ है जब नी इंजरी की वजह से केन विलियमसन बाहर हो गए हैं पूरा टूर्नामेंट से। वर्ल्ड कप में भी इनकी शिरकत जो है वो अभी मशकूक है। अच्छा जी, तो सीन ये है कि जी सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल इनको पहुंचाया गया, 2 दिन आराम के बाद प्रैक्टिस करेंगे।
कई नौजवान क्रिकेटर्स के लिए कंडीशंस बिल्कुल नहीं। डैरेन मिशेल का कहना है कि मुनफरिद तजुर्बा मिलेगा। और क्या सीन है, पाकिस्तान के अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच सबी अजहर, अरे वाह, सबी अजहर वापस आ गए। कहते हैं जी अंडर 19 की सतह पर पाकिस्तान एशिया में काफ़ी पीछे रह गया। अच्छा, अभी दोबारा से मैं काम करूँगा दोबारा से, ठीक हो गया जी। और क्या सीन है, ग्रांट ब्रैडबर्न जो है वो पहुंच गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच लाहौर, और उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार किया है। कहते हैं पाकिस्तान वापसी और शानदार इस्तकबाल पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और इसके अलावा इससे पहले जो बैटिंग कोच हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। और अगर आपको याद हो, ये इससे पहले पाकिस्तान के ही हैड बिन द फील्डिंग कोच, और इसके अलावा जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर गद्दाफ़ी स्टेडियम के साथ जो है मुल्हिक और वहाँ बना हुआ था, वो उसका नाम चेंज करके अब पीसीबी क्रिकेट एकेडमी जो है वो रख दिया गया है। और बट बहरहाल जी चलें, अच्छी बात है। रिमेंबर इज़ अ फॉर्मर कीवी प्लेयर, न्यूजीलैंड के लिए खेल चुके हैं। पाकिस्तान में उन्होंने 2019 से 2021 के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ रोल्स उन्होंने अदा किए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पिछली मैनेजमेंट के साथ कुछ इख्तलाफात थे जिसकी बिना पर ये छोड़कर चले गए थे, बट नाउ ही इज़ बैक। और ये वो जो थिंक टैंक, या वो जो एक कहना चाहिए एक जो कोचिंग पैनल बनाया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर ने, ये उसका अहम हिस्सा होंगे। ऑलराइट, और क्या चीज़ है, इंट्रा स्क्वाड मैचेस जो हैं वो जारी हैं। और कल इंट्रा स्क्वाड मैच में साइम अयूब ने जो है वो एक 50 बनाई, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और उसका कहते ही हैं कि जी इस 50 के बाद ये 33 गेंदों पे साइम ने 2 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 50 रन्स बनाकर पवेलियन लौटे। ओके, और इसके स्कोर ये लिखते नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी है। और कौन नुमाया प्लेयर रहे हैं जी, बाबर आजम ने 46 रन बनाए, मोहम्मद हारिस ने 29, इमाद वसीम 25, उसामा मीर 23 रन, 158 रन बनाए। और 3 विकेटें गंवाने के बाद, खैर नहीं, छोड़ नहीं रहे, कौन जीता कौन आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर कि जी इंडिविजुअली कौन से प्लेयर्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो गुड हो गया जी, गुड हो गया, ज़बरदस्त। और क्या सीन है, ओहो, एक अखबार का लिखना है, भारत गैर मुल्की क्रिकेटर्स को अपने बोर्ड से लड़वाने लगा, मुल्क की नुमाइंदगी के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजीज से इजाज़त लेना पड़ेगी। वाह, अमेजिंग। चलें जल्दी से बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से। अच्छा, फुटबॉल में पहले हम जरा पाकिस्तान की खवातीन फुटबॉल के मैच का जो है वो जिक्र करते हैं। और पाकिस्तान की खवातीन की फुटबॉल टीम जो है वो पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन के टूर्नामेंट में शिरकत करने जो है वो गई हुई थी। और कल पाकिस्तान के लिए जो है वो एक तारीखी दिन था, बिकॉज पाकिस्तान ने कल ताजिकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दी। और ओलंपिक क्वालिफिकेशन में किसी भी तरह की, वेदर इट्स मेन और वुमेन, दिस इज़ द फर्स्ट सक्सेस दैट पाकिस्तान हैज़ गॉट। 1-0 से पाकिस्तान ने जो है वो कामयाबी हासिल की। वेल डन टू द लेडीज़। इससे पहले पाकिस्तान को लगातार 2 मैचेस में शिकस्त हुई थी, जिसकी वजह से हम इस दौड़ से बाहर हो गए थे। फिलीपींस क्वालिफाई कर गया है हमारे ग्रुप से, हांगकांग दूसरी टीम थी, ताजिकिस्तान एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने जो है वो इस मैच में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेटर्स, अब माफ़ कीजिएगा, वुमेन फुटबॉलर्स जो हैं उनकी अपनी, अगर आप देखें अपने पीयर कंट्रीज़ में, यानी वो जो कि आपके लेवल की फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, उनके मुकाबले में कारकर्दगी अच्छी है। आई रिमेंबर पाकिस्तान की वन ऑफ द मेन प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान टीम वाज नॉट प्लेइंग, इंजरी की वजह से उनका सीज़न ख़त्म हो गया था, वो इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं कर पाई। सो वेल डन टू देम। जल्दी से बात करते हैं कुछ चैम्पियंस लीग फुटबॉल के हवाले से। और चैम्पियंस लीग यूरोप का एलीट क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट क्वार्टर फाइनल, पहले 2 क्वार्टर फाइनल के फर्स्ट लेग्स जो हैं वो खेले गए। और मैनचेस्टर सिटी ने 3-0 से कामयाबी हासिल की अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। वाओ, रॉड्री, सिल्वा एंड हालैंड, ऐसा हालैंड गोल स्कोर ना करे, ऐसा हो सकता है। 3-0 से कामयाबी हासिल की बायर्न म्यूनिख ने। इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स तो आपको अंदाज़ा ये होगा कि कोई एब्सोल्यूट डोमिनेशन मैनचेस्टर सिटी की नहीं थी, लेकिन फिर भी आई थिंक 3-0 से अपने होम लेग में कामयाबी हासिल की। पहले लेग में उन्होंने कामयाबी हासिल किया, विच मीन्स that Manchester City are favorites to qualify for the semi-final। दूसरी जानिब इंटर मिलान ने अवे फ्रॉम होम लिस्बन में बेनफिका को 2-0 से शिकस्त दी। अगर हम आज की बात करें तो आज सैंटियागो बर्नाबाओ में मुकाबला होने वाला है रियल मैड्रिड का चेल्सी के साथ। और ज़ाहिर चेल्सी वी नो हैज़ बीन हैविंग अ वेरी मीडियोकर डोमेस्टिक सीजन। कैन दे बीट रियल मैड्रिड देयर? रियल मैड्रिड की भी कोई इतनी ख़ास, जैसे कहना चाहिए ना, फॉर्म चल नहीं रही है। आई मीन
they have almost certainly lost the Premier League, the La Liga, Primera División, और तकरीबन वो हार गए हैं टू बार्सिलोना, क्योंकि उनके दरमियान जो पॉइंट्स का गैप है दैट इज़ प्रीटी ह्यूज नाउ, 13 पॉइंट्स का जो है वो गैप हो गया है. लेकिन फिर भी इनफैक्ट दे आर वेरी क्लोजली बीइंग चेस्ड बाय एथलेटिको मैड्रिड, बट चेल्सी देखें, लेट्स सी क्या होता है सिलसिला. इसके अलावा आज रात ये रात 12 बजे मैच होगा. रात 12 बजे मिलान और नापोली के दरमियान जो है वो भी मैच होने वाला है. और या ठीक हो गया जी, मिलान की दोनों टीमें जो है पहुंच गई हैं यहाँ पे. चलो जी गुड. अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी ये कर रहे हैं कि आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. चलो जी, that was आरिफ लोहार and मीशा शफी with अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी. और इसको हम फिलहाल यहाँ पर जो है ना वो हम रोक लेते हैं, बिकॉज ये अभी जितना गाना चला है उससे कहीं ज़्यादा गाना ये और चलना है. तो मैं फिर मेरे पास तो टाइम होगा ही नहीं हूँ, बिकॉज याद रहे आज फिर वही 8:45 बजे वो तवील कमर्शियल ब्रेक जो है वो आना है. सो हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सर जल्दी देख लो कोई आप लोग के मैसेजेस सुबह 8 बजे के बाद अगर आए हुए हों तो उनको भी हम ज़रा शामिल कर लेते हैं. एंड अदील, आर फैमिली हैज़ बीन अ रेगुलर विजिटर टू इंडिया and we visited once every 2-3 years. After COVID gap, a visit was due this year and we applied for visa, but the visa was given to my wife only because her birthplace was India. Same was the story with all other families who applied for the visit visa. I'm not sure how open will the visa policy of potential cricket lovers. I think the visa policy would be very very tough. Alright. इसके अलावा अकबर कहते हैं at few times PMLN has poll advertise some individuals at future leader. Funny as what we see political parties do is create future followers, not leaders. दुरुस्त फरमाया आपने सर. साकी नामा, what an inspirational song. कहते हैं जाहिद खान साहब, really for me especially when I was doing job and thinking of leaving it. वाह क्या बात है, बेहतरीन सर. हर वो बंदा जो अपनी नौकरी छोड़ के अपना काम शुरू करता है वो इंस्पिरेशनल आदमी है. एंड यू आर एन इंस्पिरेशन जाहिद साहब, यू एंड योर वाइफ ऑफ कोर्स. फिजा कहती हैं आई कांट स्पीक सिंधी बट माई पेरेंट्स कैन. आई हैव बीन लर्निंग हाउ टू स्पीक जापानीज एंड फ्रेंच. इन जापानीज यू से तांजोबी अमेदेतो, राइट, एंड इन फ्रेंच यू से joyeux anniversaire. ये तो खैर मुझे joyeux anniversaire ये तो मुझे ही पता था, ये वाला मैंने भी सीखा हुआ है, मैंने जब फ्रेंच सीखी थी ज़ाहिर है. बट फिजा फिजा यू आर न्यूजीलैंड बेस्ड राइट, आप तो न्यूजीलैंड में रहती हैं. सो आपको पता है ना न्यूजीलैंड में वहाँ पे 2 ज़बानें बोली जाती हैं. एक तो इंग्लिश वहाँ पे है ही है, जो वहाँ पे माउरी पॉपुलेशन है, जो इंडिजिनस न्यूजीलैंड के लोग हैं, वो अपनी ज़बान बोलते हैं, इसको माउरी ज़बान बोला जाता है. और वो उसका हर चीज़ में माउरी जो है वो ट्रांसलेशन, वो न्यूजीलैंड को भी अपनी माउरी ज़बान में कुछ और कहते हैं, राइट, ऐसे ही है ना. अच्छा जी, मुनव्वर हसन साहब कहते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड where are the motives behind nipping the grooming plants. What are the motives behind nipping the grooming plants? Don't know who does that. It manifests ugliness within us. The pics are taken during my morning walk G111 Islamabad Park. During past few weeks, a number of budding plants were slaughtered. That is very sad actually, sir. Very sad. ओके जी, इमरान कुरैशी ने भी जो है वो कहते हैं जी, साकी नामा सुन के कहते हैं वाह मज़ा आ गया, भरपूर एनर्जी, नींद भाग गई. क्या बात है, ज़बरदस्त, ग्रेट. और क्या सीना जी, वहाब जैदी कहते हैं भाई जुगनी के इस कलाम को नून लीग वर्जन सॉन्ग शबाज शरीफ पर भी है. इट्स क्वाइट फनी, यू मस्ट लिसन इट टू. हाँ, इन्होंने एक बनाया हुआ है गाना ऐसे ही है. अभी मैंने एक और गाना चलाया था ना, कोई और लोगों ने कहा था यार पीटीआई का जलसा याद आ गया, तो चलें जी मैंने बैलेंस करने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि मैं न्यूट्रल आदमी हूँ कितना ज़्यादा, तो मैंने अभी ये वाला गाना चला दिया हमारे नून लीगी फ्रेंड्स के लिए. ठीक हो गया. चलें जी, और क्या सिचुएशन है. सिचुएशन ये है कि अभी हम जा रहे हैं जरा ट्विटर ट्रेंड्स की जाने, फिर ब्रेक की जाने, वापस आके हम बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दीज डॉक्यूमेंट लीक्स, दीज मैसिव डॉक्यूमेंट लीक्स. ओके, मैसिव नॉट इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी बट डेफिनेटली मैसिव इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट, बिकॉज अमेरिका के एक बार फिर से पेंटागन से जो उनकी वजारत दिफा है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स का लीक हुआ है. व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स? देयर अबाउट 100 पेजेस टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड स्टफ अवेलेबल ऑन द वेब नाउ. सो अभी फिलहाल ट्विटर ट्रेंड्स, सो हियर वी गो.
ऑलराइट, ट्विटर पे इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है शहादत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके अलावा काजी साहब के हवाले से एक ट्रेंड है दूसरा जो मैं शामिल नहीं कर रहा। रीबिल्डिंग पाकिस्तान इज ट्रेंडिंग एट नंबर 3, इसको काटो इज ट्रेंडिंग एट नंबर 4, शहादत इमाम अली। बायर्न इज ट्रेंडिंग, दे लॉस्ट द गेम यस्टरडे टू मैनचेस्टर सिटी, इमाम अली। लैलतुल क़द्र इज ट्रेंडिंग, माशाल्लाह जी, जो ताक रातें हैं रमज़ान करीम की उसमें पहली ताक रात गुजर गई है। रॉड्री इज ट्रेंडिंग एंड हालैंड। दीज आर द टॉप 10 ट्विटर ट्रेंड्स इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। सॉरी कोई आंखों के सागर वागर नहीं यार, क्या बातें कर रहे हैं, टाइम शाइम मेरे पास है नहीं, ऑटो पे चल रहा था इसलिए गलती से आंखों के सागर चल गया। मेरा कोई प्लान नहीं है इस वक्त कोई सॉन्ग चलाने का, ठीक है जी, बिकॉज अभी 45 पे ब्रेक भी आना है तवील वाला। ओके सो या वी आर टॉकिंग अबाउट दोज रिपोर्ट्स। अच्छा कहानी क्या हुई है यार, कहानी ये हुई है दैट आपको पता होगा डिस्कॉर्ड, आपने सुना है डिस्कॉर्ड एक प्लेटफॉर्म है जो गेमर्स हैं उनमें बड़ी पॉपुलर है। डिस्कॉर्ड अक्सर लोग नजर आ रहे होते हैं डिस्कॉर्ड में, आपको हमारे भी सब सारे थोड़ा टाइम डिस्कॉर्ड पे एक जमाने में लगाया करते हैं। उन्हीं से मुझे पता चला था कि डिस्कॉर्ड आखिर कहानी क्या है। तो डिस्कॉर्ड में जो है उनके एक आई थिंक माइनक्राफ्ट गेम का सर्वर था, कौन सा सर्वर था, तो वहाँ पे आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिली थी और ये डॉक्यूमेंट्स किसी बंदे ने शेयर की थी वहाँ पे आके, एक अनोनिमस बंदे ने डॉक्यूमेंट शेयर की एंड ही वाज जस्ट ट्राइंग टू सेटल अ डिबेट अबाउट द अमेरिकन रोल इन यूक्रेन। और वो जो उसमें उस बंदे ने डॉक्यूमेंट शेयर की तो काफ़ी दिन पहले से थी, यानी मार्च से कोई एंड वेंड से वो डॉक्यूमेंट थी कि अचानक 4 अप्रैल को जो है वो अमेरिका के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, क्या नाम है उनका, लॉयड ऑस्टिन, हाँ, उनको ये बताया गया कि वेल देयर इज़ अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच इज़ सर्कुलेटिंग ऑन द वेब राइट नाउ। अभी तक वो मेन स्ट्रीम हुआ नहीं है और ये इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी। यानी इसका मतलब ये कि उन्होंने इस बात को माना है कि ये उनकी डॉक्यूमेंट्स है। फिर उसी वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर तो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर रिपोर्ट की और फिर तो जैसे कि ये डॉक्यूमेंट जो हैं ये फिर तो जो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। तकरीबन कोई 100 पेजेस इन डॉक्यूमेंट्स के हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी सारे पेजेस के हवाले से ये कहा गया है कि दे आर नॉट जस्ट टॉप सीक्रेट, दे कैन नॉट बी शेयर्ड विद फॉरेन कंट्रीज। ओके, नो फॉर गालबन कुछ इस तरह का उसमें लिखा हुआ है कि जी फॉरेन कंट्रीज के साथ ये शेयर नहीं की जा सकती। इनसे 2-3 बातें जो हैं, अच्छा ये इन डॉक्यूमेंट्स का जो महवर था वो बेसिकली था यूक्रेन की जंग। अच्छा पहले ज़रा बैकग्राउंड देख लेते हैं, हमें ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब अमेरिका में इस तरह की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हुई हैं। अगर आपको याद हो इससे पहले विकी लीक्स का बड़ा मशहूर वाक़या हुआ था, आई थिंक दैट वाज 2010 yes, Julian Assange, he received a trove of documents, thousands and thousands of documents from एक अमरीकी सिपाही था प्राइवेट जिसने अपना नाम बदल के चेल्सी मैनिंग, ही वेंट थ्रू जेंडर चेंज ऑपरेशंस एंड ऑल, ये करवाते रहते हैं, तो चेल्सी मैनिंग उसका नाम हो गया था, उससे पहले कुछ और था। सो उसने ये डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड की थी, चोरी की थी, वट एवर यू वॉन्ट टू से, एंड ही हैंडेड इट ओवर टू जूलियन असांज और उसने अपनी वेबसाइट विकीलीक्स पे जो है वो लगा दी थी एंड देन वी नो द रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर उसके बाद 2013 में एक और वाक़या हुआ और एडवर्ड स्नोडन नामी एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, उसने अमेरिका की बहुत सारी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स ली और उसने भी जो है वो स्नोडन ने पब्लिश करा दी। इस पर तो खैर आपको पता है नेटफ्लिक्स पे एक पूरी मूवी भी है स्नोडन, देखिएगा। तो अमेरिका में ये कोई पहली बार इस तरह नहीं हुआ कि इंतहाई हसास नौइयत की डॉक्यूमेंट जो हैं वो इस तरह पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए। नाउ ये जो यूक्रेन का मामला है, आपको पता है कि इस वक्त दुनिया का इंटरनेशनल इशूज़ में सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो यूक्रेन का है। अमेरिका और उसके जो साथी हैं वो इस वक्त भरपूर तरीके से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं ताकि वो रूस को शिकस्त दे सके। ये मामला आप जानते हैं 14वें महीने में अपने दाखिल हो चुका है और एक सॉर्ट ऑफ अ स्टेल मेड किस्म की कंडीशन जो है वो इस वक्त आ गई है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में जो एक पिक्चर प्रेजेंट की गई है जो कि यूक्रेन की फौज की अपनी करंट हालत, उस पर भी बात कर रही है काफ़ी खुल के, और रूस के जो नुकसानात हो रहे हैं उसके हवाले से भी उस पर जो है वो बात की जा रही है। बेसिकली दीज आर सॉर्ट ऑफ अ ब्रीफिंग्स, ये ब्रीफिंग्स हैं जो कि दी जा रही हैं उन डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन फॉर्म में नहीं है, उनकी तस्वीरें लेकर जो है ना वो अपलोड की गई हैं, ठीक है, यानी किसी के सामने डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में थी एंड समबडी जस्ट टुक द पिक्चर्स फ्रॉम द मोबाइल एंड देन अपलोडेड देयर। सो जो सीन है वो ये है कि इससे व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम दैट, द की टेक अवे इज दैट द यूक्रेनियन एयरफोर्स, यानी यूक्रेनियन एयरफोर्स जो उनकी फ़िज़ाई दिफा है, जिसमें ना सिर्फ एयरफोर्स बल्कि उनका जो एयर डिफेंस है, अमेरिका के जो वहाँ पे एजेंट्स हैं उनकी असेसमेंट ये है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और मई की बात उन्होंने की है कि मई के महीने तक, अप्रैल के एंड से लेके मई के महीने तक आते आते
यूक्रेन वुड रन आउट ऑफ मोस्ट ऑफ देयर जो उनके पास एयर डिफेंस की वेपनरी है, जो आर्टिलरी है, जिसके थ्रू वो रशियन जहाज़ों को, ड्रोन्स को, उनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं. दैट मीन्स बाय द मिड ऑफ में यूक्रेन के जो ज़्यादातर इलाके के ऊपर जो है वो उनको एयर प्रोटेक्शन नहीं मिल रही होगी अगेंस्ट दी रशियन अटैक्स. अब वो रशियन एयरफोर्स के होंगे या वो जो मिसाइल अटैक्स कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे. सो ये एक काफ़ी खौफनाक पिक्चर प्रेजेंट की गई है. दिस इज़ कॉन्ट्ररी टू व्हाट द अमेरिकन गवर्नमेंट पब्लिकली कह रही है. बल्कि जो बाइडेन ने तो हाल ही में ये कहा था कि यूक्रेन का एयर डिफेंस इतना सही जा रहा है, दे डोंट नीड F-16s फॉर नाउ. ओके, दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा पॉइंट ये आता है दैट बहुत सारे मगरबी ममालिक की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, दे हैव बीन ऑन ग्राउंड इन यूक्रेन. नाउ आपको एक बात का अंदाज़ा होगा और वो ये होगा कि अभी ये जो मगरबी ममालिक हैं और बहुत सारे एशियाई ममालिक भी एंड ऑल, ये यूक्रेन की मदद तो कर रहा है लेकिन ये डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. बिकॉज अगर आप डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब ये कि रूस ये कहेगा कि यार आप तो यानी मेरे खिलाफ जंग लड़ रहे हो, तो आ जाओ फिर तो तुम्हारे साथ भी दो दो हाथ कर लें. तभी आप देखेंगे ये बहुत एहतियात कर रहे हैं. सारे वेपन्स जो कुछ उनको देना है ये इनको लेकर यूक्रेन को ट्रेन करते हैं, सब कुछ कहते हैं. यूक्रेन में कहते हैं जाओ तुम चलाओ जाके. इसी पे भी एक बल्कि बात भी आई है कि कुछ सर्टेन वेपनरी है, कुछ टारगेटेड मिसाइल्स हैं जिसके बारे में कहा गया है कि ये जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने थे ये एक्चुअली फेल हो गए हैं. ये फेल इसलिए हो गए हैं बिकॉज ये ठीक से टारगेट जो है ये नहीं कर पा रहे हैं. बिकॉज रूस ने कुछ उनके GPS लोकेशन के साथ कुछ अपने जैमर्स वैमर्स लगा के इस तरह किया. ये सारी बातें इन रिपोर्ट्स में जो है ये डिस्कस हुई हुई हैं. इसके अलावा रूस के हवाले से भी ये बात की गई है कि रूस का भी जो नुकसान हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस जंग में. उनके भी काफ़ी बंदे मारे जा रहे हैं और देयर इज़ अ रिलक्टेंस रूस में. ये अमेरिका, अच्छा हाँ, एक चीज़ जो और निकल कर आ रही है वो ये इन डॉक्यूमेंट से निकल कर आ रही है दैट अमेरिकन्स हैव पेनिट्रेटेड डीप इनटू द रशियन इंटेलिजेंस. यानी अमेरिकन्स जो हैं उन्होंने रशिया में अपने जो इंटेलिजेंस के सोर्सेज हैं वो फुल एक्टिवेट किए हुए हैं. और कहते ये हैं कि रशिया की हर मनूवर से पहले अमेरिकन्स हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग कि रशियंस करने क्या वाले हैं और वो फिर यूक्रेन को इस चीज़ के हवाले से बता देते हैं. अब मुझे नहीं पता इन डॉक्यूमेंट्स में इन सोर्सेज का नाम है या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ मेजर हेड्स अप टू रशिया नाउ. वो अपने पूरे के पूरे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल या इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल होगा उसको आई थिंक ओवरनाइट उन्होंने शायद चेंज भी अब तक कर दिया होगा. तो अमेरिका के जब ये सोर्सेज खत्म हो जाएंगे यहाँ पे आके, तो फिर वो रूस को किस तरह काउंटर कर रहे होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है. इसके अलावा जो एलाइज हैं, ओके जी, इसमें इनके हवाले से भी जो है वो बात की गई है. मसलन इसराइल का जिक्र किया गया है. अब वो एक आई थिंक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक पेपर इस दौरान आ गया है और उसमें जो एक बात इसराइल के हवाले से बताई गई है वो ये बताई गई है कि उनकी जो सीक्रेट सर्विस है मोसाद, उसने अपने एजेंट्स को ये बोला है कि बिन्यामीन नेतन्याहू के खिलाफ जो इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जाकर वो हिस्सा ले. तो ये हो गया सिलसिला, ठीक है. इस पे इसराइल की गवर्नमेंट ने आके डिनाई किया है कि ये सब झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट इज़ हैपनिंग. और इसके अलावा और क्या चीज़ें मैंने सुबह पढ़ी थी इसके बारे में. अच्छा, इसमें कहीं आ रहा है पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है. मैंने कोई ट्विटर पे पढ़ा, अच्छा मैंने कोशिश की, मैंने और सर्च किया, मुझे कोई वो सोर्स मिल नहीं पा रहा कि पाकिस्तान को एक सर्टेन टास्क जो है वो असाइन किया गया है इसमें कि यार कुछ आपको सुनने में ही आ रहा है ना कि जो वेपनरी वगैरह प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान ने, टैंक भी प्रोवाइड किए हैं, कुछ गोले शोले भी प्रोवाइड किए हैं, जिसके बारे में कुछ ज़रा नेगेटिव फीडबैक भी आया है. लेकिन बहरहाल जी ये है सिलसिला. और क्या सीन है जी, हाँ, इजिप्ट सीक्रेटली प्लान टू सप्लाई रॉकेट्स टू रशिया. और उनका ये प्लान था कि ऊपर तो हाँ अच्छे दोस्त कैसे हो, खैरियत, अमेरिका जो है हम अमेरिका के साथ हैं नॉल, लेकिन वो सीक्रेटली कुछ रूस को रॉकेट्स भेजने का जो है वो सोच रहे थे. इसके अलावा साउथ कोरियंस जो हैं दे ओपनली तो वो इस वॉर के ख़िलाफ़ हैं और प्रो यूक्रेन उनका स्टैंड है, लेकिन दिली दिल में वो यूक्रेन की कोई मदद करने को इतना खुल के जो है वो तैयार नहीं है. सो कि इनको जो है प्रोवाइड एम्यूनिशंस या आर्म्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएं या नहीं. बट बहरहाल जी चले जी, आई थिंक ये मैंने कहा जरा मोटी मोटी बातें हैं. तो ये खतरनाक है. देखो यार, किसी भी मुल्क की इतनी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट, उसमें चाहे कितनी भी मामूली बात की गई हो, लेकिन उसका इस तरह लीक हो जाके पब्लिक फोरम पे नज़र आ जाना किसी भी मुल्क के लिए एक काफ़ी तबाहकुन बात हो सकती है और उस मुल्क के लिए ये काफ़ी परेशान कुन बात हो सकती है. और अमेरिका में पिछली 1.5 दहाई में ये तीसरा वाकया है कि इंतहाई टॉप सीक्रेट लेवल की डॉक्यूमेंट्स जो कि अब कंफर्म है कि दीज आर लाइक द रियल डॉक्यूमेंट्स दैट आर आउट देयर,
वो इस तरह लीक हो गई। मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी बताई। ये सब बड़ी ज़बरदस्त नेटफ्लिक्स की मूवीज़ और सीरीज़ के टॉपिक्स हैं जो कि पहले बात की मैंने, चाहे वो जूलियन असांज हो या एडवर्ड स्नोडन हो। आप चाहें देखिए, पढ़िए, उनको जो करना चाहें करें। ठीक है, जब हम लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब। इट्स द बिग वन। मिलते हैं आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। और बात करते हैं जरा आईएमएफ के हवाले से। आईएमएफ ने दुनिया की इकोनॉमी के हवाले से, आईएमएफ जो है वो एक रिपोर्ट रिलीज करती है। और आईएमएफ जो ये रिपोर्ट रिलीज करती है, इसमें ज़ाहिर है जहां पूरी दुनिया की जो मुआशी इस वक्त सिमत है उसके हवाले से बात की जाती है। उसके साथ साथ इसमें जो है बात की जाती है अबाउट स्पेसिफिक कंट्रीज़। बिकॉज आपको पता है कि आईएमएफ का दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक के हवाले से उनके सर्टन मिशंस होते हैं। और उन मिशंस में जो है वो उन्होंने ज़ाहिर है वो ये बता रहे होते हैं कि उस मुल्क की अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्या होने वाली है। मसलन मैंने अभी बीबीसी का ये पेज खोला है और बीबीसी का ये कहना है दैट आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है दैट यूके इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज दिस ईयर। ओके कहते हैं कि जी ये G20 कंट्रीज़ की ये बात कर रहे हैं जिसमें यूके की परफॉर्मेंस जो है वो बदतरीन होने वाली है। और खैर इसमें तो खैर कोई शक भी नहीं है, यूके की परफॉर्मेंस का इस वक्त इकोनॉमी का जो है ना वो बहुत बुरा हाल आ रहा है। आईएमएफ का ये कहना है कि यूके की इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बाय 0.6%। अच्छा, अब खैर हमें यूके से क्या यार, अभी अगर हाँ चाइना की बात करें, चाइना वुड बी वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग इकोनॉमीज ऑफ कोर्स। 5%, 5.1 या 5.2% कहा जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आईएमएफ ने अपनी जो प्रेडिक्शन है वो डाउनवर्ड रिवाइज की है और वो ये कहते हैं कि उनकी इकोनॉमी इज़ नाउ गोइंग टू ग्रो बाय 5.9% आई थिंक। नहीं सॉरी 4.9% इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। बांग्लादेश वुड ग्रो बाय 5.5%। वेल डन टू देम, अमेजिंग। पाकिस्तान के हवाले से आईएमएफ का ये कहना है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी विल ग्रो बाय 0.5%। सो बैक टू बैक दो अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ के साल के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी इज देयर वेयर वी वर। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें जहां पे हम कोविड के दिनों पर थे, जाहिर है पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो तिया पांचा किया गया है, जो तबाही फेरी गई है पिछले 1 साल और 2 दिन में, वो हमारे सामने है बिल्कुल, और उसी का ये इम्पैक्ट है। वैसे एक बात मैं आपको बताते चलूँ, पिछले 2 सालों में आईएमएफ की प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ हैव बीन प्रिटी मच ऑफ द मार्क। ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अंडरस्टेट किया था और हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो थी वाज एक्चुअली बेटर देन व्हाट आईएमएफ प्रेडिक्टेड। लेकिन अब ये देखने में आता है, बिकॉज इस वक्त जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन है, एक मैसिव किस्म का स्लो डाउन है, एक खूंख्वार किस्म का स्लो डाउन है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिसकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में डिसेंट कंट्रीब्यूशन है, हमने ये देखा है कि पिछले महीने यानी मार्च के महीने में 2022 मार्च के मुकाबले में 68% डाउनफॉल आया है हमारी कंपनीज में। ये भाग जाएंगी कंपनियां यार, ये जितनी हैं हमें पता है ये बहुत जल्दी। तो क्या हम 0.5% भी अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे? कहीं आईएमएफ ने हमारी, बिकॉज हमें थोड़ा बहुत जो मोमेंटम मिला है ना वो मिल रहा है कि शायद हमारी ये जुलाई अगस्त सितंबर की परफॉर्मेंस से थोड़ा बहुत मोमेंटम हमें मिल गया है, बिकॉज उसके बाद से तो तबाही है। इसहाक डार साहब जो आए अपने साथ उस वज़ीर आज़म के खुसूसी जहाज़ में अपने सामान में सिर्फ तबाही भर कर लेकर आए, और वो यही हुआ कि नंबर्स आपके सामने जो हो रहा है। तो 0.5% आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए कहा है, लेकिन आईएमएफ ने ये कह दिया कि जी इन्फ्लेशन में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अच्छा, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि प्राइसें कम होना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब ये है क्योंकि आपका पिछला इसे हाई बेस इफेक्ट कहते हैं, इतना हाई बेस हो चुका है कि अब अगले साल वो ये कहते हैं कि इतनी तेज़ी से कीमतें नहीं बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी। अल्लाह खैर करे। चले जी, हमारे इंजीनियर बाबू के हाथ थड़थड़ा रहे हैं और वो माउस से इशारा कर रहे हैं कि खुदा के लिए जान छोड़ दें शो की, तो मैं जान छोड़ देता हूँ। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.